आज का हमारा टॉपिक है रीडर रिस्पॉन्स लिटरेरी थ्योरी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रीडर का रिस्पॉन्स होगा एक लिटरेरी वर्क पे। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी इज़ अ लिटरेरी थ्योरी दैट एम्फसाइज द रोल ऑफ द रीडर इन कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट। ये जो लिटरेरी थ्योरी थी ये 1960 से 1970 में पॉपुलर हुई। इसके अंदर हम रीडर पे फोकस करते हैं और उसके रिएक्शन पर। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सी लिटरेरी थ्योरीज पढ़ी हैं। हम लोगों ने देखा कि हिस्टोरिज्म में हिस्ट्री पे फोकस किया जाता था और फॉर्मलिज्म में फॉर्म से फोकस किया जाता था। ऐसे ही प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में टेक्स्ट पे फोकस किया जाता था। लेकिन रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में इन सब चीज़ों को इग्नोर किया जाता है और सिर्फ रीडर पे फोकस किया जाता है। इसके अंदर हम ऑथर की बायोग्राफी, कोई भी बैकग्राउंड, कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड, हर चीज़ को हम इग्नोर करते हैं और हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी लिटरेरी वर्क को रीडर ने कैसे इंटरप्रेट किया या रीडर को क्या समझ आई है। अगर देखा जाए ना तो समहाउ इट इज़ आल्सो कनेक्टेड टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में भी तो कुछ यही बातें थी। तो इस थ्योरी के मानने वाले हैं ना वो ये कहते हैं कि एवरी रीडर हैव डिफरेंट थिंकिंग। हर इंसान का अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग इन्वायरमेंट होते हैं जो क्या करते हैं एक इंसान का ना नज़रिया बदल देते हैं किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करने का। जैसे कि अगर मैं एक वर्क पढ़ूंगी तो मेरी इंटरप्रिटेशन या मुझे जो समझ आएगी वो अलग होगा बनस्पत एक बड़ा कोई राइटर या कोई क्रिटिक वो पढ़ेगा उसका अलग होगा, या आप कोई वर्क पढ़ेंगे उसको अलग समझ आएगी। हर इंसान ना किसी भी चीज़ को अपने एक्सपीरियंसेस की ही बेस पे समझता है। ये बस इसी थ्योरी में नहीं कि हम रीडर को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बल्कि अरिस्टोटल ने भी कैथारसिस का कॉन्सेप्ट दिया था। उसने इम्पोर्टेंस दी ऑडियंस की इमोशंस पे। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है एक ऐसा थॉट है, ऐसा स्कूल है, ऐसा लिटरेरी क्रिटिसिज्म है जिसमें हम एम्फसाइज करते हैं किस पे, रीडर के रोल पे, कि रीडर किसी टेक्स्ट को किस तरह इंटरप्रेट कर रहा है, किस तरह समझ रहा है। इसका जो मेन आइडिया है ना वो ये है कि जो मीनिंग है ना वो कभी भी किसी टेक्स्ट का फिक्स हो ही नहीं सकता। जैसे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले यही मानते थे ना। इनका मानना है कि हर रीडर अपने मुताबिक इंटरप्रेट करेगा। एक स्टोरी है ना उसको एक रीडर अलग समझेगा, एक की इंटरप्रिटेशन अलग होगी और तीसरे की इंटरप्रिटेशन अलग होगी। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ उस स्टोरी को पढ़े, कोई इतना इमोशन के साथ ना पढ़े बल्कि प्रैक्टिकल होके पढ़े। तो मेन आइडिया तो यही हुआ ना कि मीनिंग फिक्स नहीं होगा। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है तो जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वो भी डिफरेंट होगी। फिर हम देखेंगे किसके अगेंस्ट आई थी ये थ्योरी। जो फॉर्मलिज्म थे और न्यू क्रिटिसिज्म थे वो यही मानते थे ना कि हमें टेक्स्ट की सिर्फ फॉर्म पे फोकस करना चाहिए, हमें सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करना चाहिए। लोग भी यही कहते थे कि हम लोगों ने ऑथर को नहीं देखना, हम लोगों ने रीडर को नहीं देखना, कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं देखना, सिर्फ टेक्स्ट का जो मीनिंग है वही असल मीनिंग है। इनका यही मानना था। लेकिन जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी इनके रिएक्शन में आई कि नहीं, मेन जो है वो रीडर है। जो रीडर को समझ आएगा ना वही असल इंटरप्रिटेशन है, वही असल मीनिंग है। उसके बाद हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया 1960 से 17 में पॉपुलर हुई और ये जो चली थी 1980s तक चली है। ज़्यादा ये यूएस एंड यूरोप में हुई, जर्मनी में भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है ना ये फिनोमिनोलॉजी से भी इन्फ्लुएंस हुई थी। अब फिनोमिनोलॉजी क्या होता है, इसका मतलब है फोकस ऑन कंसाइज एक्सपीरियंसेस, जो कि एडमंड ने दिया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से भी इन्फ्लुएंस हुई थी और आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन से भी। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको हम देखते हैं जिससे हमारा जो ये थ्योरी हम और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। ये लोग मानते हैं कि जो रीडर है ना वो को क्रिएटर है मीनिंग का मतलब है कि जो टेक्स्ट है ना वो ही सिर्फ हमें मीनिंग नहीं दे रहा, बल्कि रीडर जब उसके साथ लिंक हो जाएगा ना फिर हमें असल मीनिंग मिलेगा। अ टेक्स्ट डज नॉट हैव मीनिंग अंटिल इट इज़ रीड। जब तक उस टेक्स्ट को पढ़ा ही नहीं जाएगा तो मीनिंग कैसे निकल सकता है, ये मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रीडर है, उसने एक लव पोइम पढ़ी है, उसके लिए वो बहुत रोमांटिक रही है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा रीडर है उसको वो इतनी रोमांटिक नहीं लगी, ठीक है, उसको बल्कि आयरॉनिक लगी है। वो हर इंसान की इंटरप्रिटेशन अलग होती है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो इसकी इंटरप्रिटेशन है ना वो सब्जेक्टिव होगी। ऑब्जेक्टिव तो वो होता है ना जो ओवरऑल सबके लिए, सब्जेक्टिव होता है कि पर्सनली इंसान की जो इंटरप्रिटेशन है एक बंदे की। तो जो हर रीडर है उसका बैकग्राउंड अलग होता है, कल्चर, उसके मूड, उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं और यही सब चीज़ें ना उसकी रीडिंग को शेप करते हैं, चेंज करते हैं।
और डिफरेंट बनाते हैं बाकी लोगों से। और इससे हमें पता चलता है कैसे एक टेक्स्ट एक इंसान के लिए अलग है और दूसरे के लिए अलग है। इसके अंदर हम दो और कॉन्सेप्ट भी देखते हैं, एक इम्प्लाइड रीडर का और एक एक्चुअल रीडर का। जो इम्प्लाइड रीडर का कॉन्सेप्ट है ना, वो वुल्फगैंग आइजर ने दिया था, जिसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको ना, इसका नाम नोट कर लो, ठीक है। इम्प्लाइड रीडर वो होता है जब एक ऑथर है, ठीक है, एक वर्क लिख रहा है और वो वर्क लिखते हुए ना उसने अपने माइंड में ना एक रीडर को सोचा हुआ है कि जो मेरा रीडर है ना वो इस वर्क को ना किस तरह इंटरप्रेट करेगा। अब इम्प्लाइड रीडर तो ये हो गया जो ऑथर ने सोचा है जब वो वर्क लिख रहा था कि रीडर ऐसा होगा या रीडर ऐसे सोच रहा होगा। एक्चुअल रीडर कौन है? हम। जो जैसे भी अब मैं कोई वर्क पढ़ रही हूँ, मेरी इंटरप्रिटेशन जो होगी हो सकता है अलग हो, जो राइटर ने सोचा था उससे अलग हो सकती है ना, तो मैं एक्चुअल रीडर हूँ। चौथा हमारा प्रिंसिपल आता है द रीडिंग प्रोसेस। अब किसी भी बुक या किसी भी वर्क को जो पढ़ना है ना, उसका भी एक प्रोसेस होता है। जैसे कि हम कोई वर्क पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ना गैप्स आ जाते हैं या डॉट 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 आ जाएगा कि राइटर ने ये कहा है, तो वो जो गैप होगा ना उसको रीडर फील करेगा अपनी ही इमेजिनेशन से। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो एक ना रीडर है, ठीक है, वो कोई वर्क पढ़ रहा है और उसने देखा है जो प्रोटैगनिस्ट है ना वो बहुत गुस्से में है और वो गुस्से में कह के ना चुप होता है, खामोश होता है और वो चला जाता है। अब वो खामोशी हमें पता है, हम समझ जाएंगे कि वो गुस्से में था, ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा था, लाइक हमें पता चल जाएगा। तो जो वो गैप होगा ना हम उसको खुद फील करेंगे अपनी इमेजिनेशन से। फिर जो 5 हमारा प्रिंसिपल है वो कम्युनिटीज़ ऑफ इंटरप्रिटेशन है। ये जो कॉन्सेप्ट था ये स्टैनली फिश ने दिया था, इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इनका मानना था जो मीनिंग होता है ना वो इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि कुछ ग्रुप्स ऑफ रीडर जो लोग अपने एक्सपीरियंसेस, अपने रीडिंग्स को शेयर करते हैं, ठीक है, या अपने इंटरप्रिटेशन को शेयर करते हैं। इसके बाद ना हम रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में ना 5 अप्रोचेस को भी देखेंगे। ये एक प्रोफेसर हैं लुईस टॉयसन, ठीक है, जिन्होंने ये 5 अप्रोचेस दी थी। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि 5 जो कुछ फिगर्स होंगे जिनके जो वर्क्स को ना इन 5 अप्रोचेस और पार्ट्स में ना डिवाइड किया गया है। उनमें डेविड ब्लेक आ जाते हैं, वुल्फगैंग आइजर आ जाते हैं, नॉर्मन हॉलैंड आ जाते हैं, स्टैनली फिश आ जाते हैं, जिनको हम डिटेल में साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे, और लुईस रोजनब्लॉथ आ जाती हैं। अब जो फर्स्ट अप्रोच है ना वो ट्रांजैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स है। इसमें ना हम 2 बड़े नाम देखते हैं, तो हो गया लुईजन रोजनब्लॉथ का और दूसरा वुल्फगैंग आइजर का। इनका मानना है कि जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है ना वो टेक्स्ट और रीडर के दरमियान में ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं। जो लुईस रोजनब्लॉथ है ना ये चाहे रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के मानने वाली है, लेकिन इसके बावजूद भी ना ये कभी टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस को ना इन्होंने इग्नोर नहीं किया, बल्कि इनका मानना है कि जो टेक्स्ट है और रीडर का जो रिस्पॉन्स है ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। इन लोगों का मानना है कि जो टेक्स्ट है और रीडर, इन दोनों के मिलने से ही ना असल मीनिंग निकलता है। के साथ साथ जो वुल्फगैंग आइजर थे वो भी इसी चीज़ को मानते थे कि जो टेक्स्ट है रीडर के दरमियान में ट्रांजैक्शनल लिंक होता है। और इसके साथ साथ इन्होंने 2 मीनिंग्स भी टेक्स्ट के बताए थे, एक डिटर्मिनेट और एक इनडिटर्मिनेट। आज जो हमारी दूसरी अप्रोच है वो अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक है। इसमें हम स्टैनली फिश को देखते हैं। इनका मानना है कि जो लिटरेरी टेक्स्ट है उसमें कुछ भी लिखा है हम कभी भी उसको रीडर्स के एक्सपीरियंस से ना सेपरेट नहीं कर सकते। हर रीडर जो होता है वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बेस पे ही तो किसी चीज़ को इंटरप्रेट करता है ना। ये कहते थे कि हमें अगर किसी चीज़ का मीनिंग ढूंढना है ना तो हम अपने एक्सपीरियंसेस, अपने थिंकिंग की बेस पे ही उसको समझ सकते हैं। जो भी इंटरप्रिटेशन निकलेगी ना वो हमारी अपनी होगी, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी उसे एक्सेप्ट करेगा और मानेगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि जो उसका पर्सपेक्टिव या उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो टोटली डिफरेंट हो, क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है, उसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है। ये कहते थे कि सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ने से मीनिंग नहीं निकलेगा, बल्कि जो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस है ना उसके साथ मिल के असल मीनिंग निकलेगा। तीसरी जो हमारी अप्रोच है वो सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है। इसके अंदर हम डेविड ब्लैक को देखते हैं। इनका मानना था जब हम कोई वर्क पढ़ रहे होते हैं और हम लोगों ने जो इंटरप्रिटेशन निकाली है ना या एक इंसान को जो समझ आई है उसके बियॉन्ड मीनिंग है ही नहीं, वही असल मीनिंग है। इन्होंने ना 2 कॉन्सेप्ट दिए थे, रियल ऑब्जेक्ट के और एक सिम्बॉलिक ऑब्जेक्ट। इनका मानना था जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, ठीक है, जैसे कि चेयर, कार एंड कुछ भी, वो होगा रियल ऑब्जेक्ट। ऑन द अदर हैंड जो सिम्बॉलिक ऑब्जेक्ट होते हैं वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो सिर्फ रीडर के दिमाग में होते हैं, जैसे फीलिंग्स, मेमोरीज, इमोशंस। तो इनका मानना था जो रीडर की इंटरप्रिटेशन है ना वो असल मीनिंग होता है।
इनका मानना है जब हम कोई वर्क पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम किसी टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल रहे होते, बल्कि हम अपनी सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन निकाल रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से जो इंटरप्रिटेशन चेंज हुई है ना। मानते हैं कि टेक्स्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। उसके बाद हम साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स को देखते हैं, जिसमें जो मेन फिगर है वो नॉर्मन हॉलैंड है। जो अप्रोच है ये सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स थ्योरी से मिलती जुलती है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो ये थ्योरी है ये रीडर की साइकोलॉजी से रिलेटेड होती है। इंसान जैसा सोचता है, जो उसकी साइकी है, उस तरह वर्क को इंटरप्रेट करता है। इसके बाद हम लोग सोशल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को भी देखते हैं, जिसमें स्टैनली फिश ने बहुत ज़्यादा काम भी किया। इसमें देखते हैं कि जो सोसाइटी है वो किस तरह एक टेक्स्ट के मीनिंग को इंटरप्रेट करती है या चेंज कर देती है। और जो फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच थी, इसको हमने पहले भी पढ़ लिया है, जो वुल्फगैंग आइजर ने दी थी। हमने देखा था कि जो रीडर है वो किस तरह गैप्स को या जो भी ब्लैंक्स होते हैं टेक्स्ट में, जो राइटर खुद तो नहीं लिखता, लेकिन जो रीडर है वो खुद अपनी इमेजिनेटिव पावर से समझ जाता है या उन गैप्स को फिल कर देता है। उसके बाद जो लास्ट है वो रिसेप्शन थ्योरी है, जो हैंस रॉबर्ट जॉस ने दी थी। इसमें हम देखते हैं कि जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ना रीडर का, वो कितना मैटर करता है। जो डिफरेंट दौर हैं, डिफरेंट इरा के जो लोग हैं ना, वो टेक्स्ट को डिफरेंटली ही इंटरप्रेट करेंगे, ये इस चीज़ को मानते हैं। उसके बाद अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे और क्लियर हो जाएगी ये थ्योरी। हैमलेट जो ड्रामा है शेक्सपियर का, मोस्टली लोगों ने वो पढ़ा ही हुआ है। अब एक अगर ट्रेडिशनल रीडिंग है वो क्या है कि एक ट्रेजेडी है। क्यों वो ट्रेजेडी हुई? क्योंकि वो जो हैमलेट था वो डिसीजन नहीं ले सकता था, वो इनडिसीजन था। लेकिन अगर हम इसको फेमिनिस्ट के तौर पे देखें, फेमिनिस्ट थ्योरी अप्लाई करें, तो क्या होगा कि हम ना ओफेलिया का जो करैक्टर था ना उस पे फोकस करेंगे। ठीक है, हम उसको एज अ विक्टिम देखेंगे कि किस तरह उसको प्रॉब्लम्स हुई। ठीक, हैमलेट ने उसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। ठीक है, उसके फादर की डेथ हो जाती है, वो पागल हो जाती है। हम लोग इस चीज़ को देखेंगे क्योंकि एज अ फेमिनिस्ट। लेकिन अगर हम इसको साइको एनालिटिकल रीडर के तौर पर देखें, तो क्या हम देखेंगे कि हम हैमलेट के अंदर ना ईडिपस कॉम्प्लेक्स देखेंगे। जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है ना, ये ना एक रीडर को इनकरेज करती है कि वो लिटरेचर के साथ ना एक एक्टिव इंगेजमेंट करे, लिटरेचर के साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, और उसको समझ के पढ़े। सेकंड है रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। इस तरह जो इंटरप्रिटेशन है वो डाइवर्ट हो रही है, वो चेंज हो रही है पर्सन टू पर्सन। तीसरा है मेक्स लिटरेचर पर्सनली रेलिवेंट टू रीडर। साथ साथ एक स्पेस फॉर मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस एंड पर्सपेक्टिव। जो मार्जिनलाइज सोसाइटी होते हैं, मार्जिनलाइज पीपल होते हैं, ठीक है, जिनको इतना अलाउ नहीं होता, उनके पर्सपेक्टिव को हम देखते हैं। ठीक है, उनकी इंटरप्रिटेशन को हम देखते हैं। अब जैसे कि इसके बहुत ज़्यादा हम लोगों ने स्ट्रेंथ्स पढ़ लिए हैं, ऐसी इस पर क्रिटिसिज्म भी तो हुआ ना। इसके मानने वाले ये भी कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक पोइम है, ठीक है, उसको 10 लोगों ने इंटरप्रेट किया, तो वो 10 के 10 इंटरप्रिटेशन सही होंगी, वैलिड होंगी, उनमें से कोई भी गलत नहीं मानी जाएगी। अब क्रिटिसिज्म क्या है कि जो हम ऑथर के टेंशन, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देते हैं। इसके साथ साथ हम जो टेक्स्ट है उसके स्ट्रक्चर को इग्नोर कर रहे हैं, टेक्स्ट की फॉर्म को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये इस पर क्रिटिसिज्म भी था। तो अगर हम एज अ प्रैक्टिस भी देखें, आप लोग कोई भी एक शॉर्ट स्टोरी या कोई पोइम ले लेना और उसको ना खुद पर्सनली इंटरप्रेट करना, कहीं से उसका लेक्चर ना लेना, कहीं से उसकी इंटरप्रिटेशन ना देखना, अपनी मर्जी से जो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना वो देखना बस। और फिर जो आपका रिस्पॉन्स होगा ना उसको कंपेयर करना दूसरे रिस्पॉन्स के साथ कि दूसरे लोगों ने कैसे उसे इंटरप्रेट किया, उसकी समरीज जो आपके पास होंगी वहाँ कैसी इंटरप्रिटेशन है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हर इंसान की इंटरप्रिटेशन अलग होती है। आपकी अलग होगी, आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटी है वो अलग होगी उनसे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अलग है, आपके बिलीव्स अलग हैं, आपके एक्सपीरियंसेस अलग हैं। अब अगर मैं इसकी समरी बता दूं, तो जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है ना, ये एक शिफ्ट था फ्रॉम व्हाट डज द टेक्स्ट मीन टू व्हाट डज द टेक्स्ट मीन टू यू। पहले हम देखते थे कि टेक्स्ट का क्या मतलब है, अब हम देखते हैं कि हमारे लिए उसका क्या मतलब है। और ये हर रीडर को अलाउ करता है टू टेक अ पार्ट इन द मीनिंग मेकिंग। हर रीडर अपना एक अलग मीनिंग निकालते हैं और ये बैलेंस करता है मीनिंग को, एक हमारी पर्सनल जो इंटरप्रिटेशन है वो और जो टेक्सचुअल एविडेंस है वो, उन दोनों को मिला के जो हम मीनिंग निकालते हैं ना वो बैलेंस रखता है। आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को डीपली पढ़ लिया और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रहा जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। आई होप कि सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट्स में कह सकते हैं।